नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध उद्यमी श्री कुशपुरी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। श्री कुशपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद मुकुल जी। जैसा कि सभी जानते हैं मुजफ्फरनगर वासी कि आप समाज सेवा में बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और उद्यमी के क्षेत्र में तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम कमाया ही है। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके साथ आपका समय मिला। धन्यवाद। और समाज सेवा के साथ राजनीति की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले दर्शकों से रूबरू होते हुए आप जी। कुछ जानकारी दीजिए। धन्यवाद मुकुल जी। देखिए, एक लंबा समय से सामाजिक जीवन में हूँ और 1984 में पहली संस्था बनाई थी युवा जागृति मंच के नाम से। गुड। और उससे निकले हुए लोग जी। आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक अग्रणी रोल अदा कर रहे हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन पंकज अग्रवाल आज सभासद हैं, हमारे विपुल भटनागर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारी उस संस्था से जुड़ के आज समाज में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। जी। और उस संस्था के माध्यम से हमने उस वक्त, क्योंकि हम बहुत युवा थे, तो युवाओं के कई विषयों को हमने उठाया। उस वक्त दहेज की समस्या, एजुकेशन की समस्या, इन समस्याओं पे हम लगातार काम करते रहे। जी जी। और उसके अलावा मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का 2 बार मुजफ्फरनगर चैप्टर का चेयरमैन रह चुका हूँ। जी। वर्तमान में IIA का मैं NCR क्षेत्र का भी चेयरमैन हूँ। जी जी। इसके अलावा मैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में नॉर्दर्न रीजन काउंसिल का रीजनल मेंबर हूँ। जी। और एक लैटिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड एक कमेटी बनी हुई है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। और आजकल मैं मुख्यतः स्वदेशी जागरण मंच में भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। जी जी। और वर्तमान में मेरे पास राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का दायित्व है। ओके। उसके अलावा मैं कई संगठनों से, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, लघु उद्योग भारती है, जी जी। बहुत सारे संगठनों से मेरा जुड़ाव रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ISSCT, इंटरनेशनल शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। जी। और शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी लाइफ मेंबर हूँ। और इसके अलावा मेरे को MIT USA के साथ 3-4 साल कई विषयों पे काम करने का मौका मिला, जिनमें कि खास तौर पे पर्यावरण के विषय भी बहुत रहे। इंडस्ट्रियल वेस्ट इकोसिस्टम और उसकी वैल्यू चेन के ऊपर हमने काम किया MIT USA के साथ। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भी कई बार हम एसोसिएट रहे और मेरे को लगभग मैंने 3-4 साल वहाँ पे लेक्चर भी डिलीवर किए। IIT मुंबई में भी हम एक प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए हमारी टीम यहाँ से गई थी। तो MIT के साथ हमें USA का जो एजुकेशन सिस्टम है और उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को एक क्लासरूम की तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और जो उनका जिस बैच के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा, वो ऑलमोस्ट मल्टीनेशनल था। उसमें इटालियन भी थे, ब्राज़ीलियन भी थे, चाइनीज़ भी थे, इंडियन भी थे, अमेरिकन भी थे। तो वो एक बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। और ये समझ में आया कि वहाँ की एजुकेशन का पैटर्न और वहाँ का जो डेवलपमेंट का जो कारण है, वो इंडस्ट्रियल एजुकेशन का एक बहुत क्लोज इंटरफेस है। मैं कल मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री NK तनेजा से भी मिला था इस विषय में, क्योंकि इस विषय पे काम करने की इच्छा है कि MIT के साथ जो अनुभव हासिल किया था उसे हम मेरठ यूनिवर्सिटी के जो हमारे पुरातन छात्र हैं, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को हम एक मंच पे लाएं और युवाओं के लिए कैसे नए अवसर बन सकते हैं उस पर काम करें। लोग ये समझते हैं कि इंडस्ट्री का आदमी एजुकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा पुरी साहब, एक चीज पूछना चाहूँगा कि उद्यमिता के साथ इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज कर रहे हैं, कैसे समय या आप देखिए वर्षों से युवा बने रहना भी नहीं एक्चुअली मुकुल जी, क्या है, कई बार एक बेचैनी होती है, एक छटपटाहट होती है। क्या होता है कि आप और हम खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है या जो एक मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अनटचेबल समझती है। हम लोग राजनीति से बचना चाहते हैं। पर एक सच्चाई ये है कि राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू को तय करती है।
हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हर निर्णय राजनीतिक माध्यमों से तय होता है। तो आप राजनीति में हो या ना हो, राजनीति आपको प्रभावित करती है। मेरे को ये लगा कि जो मेरा एक अनुभव है, जो इतना मैंने लगभग 30-32 साल का जो मेरे को सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मेरे को दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अनुभव मिला, वहाँ की कार्यशैली को जानने का अवसर मिला, तो उसका मुझे लगा कि मैं शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई डोंट नो कि मैं कितना कर पाऊंगा, उसका हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, मेरे को लगा कि शायद मैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। ये तो लोग तय करेंगे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, 130-135 करोड़ लोग हैं, और उस व्यवस्था को इस स्तर तक चलाए रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने अभी राजनीति का बताया कि हर व्यक्ति राजनीति में आना तो चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये कांटों का ताज है। तो बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए राजनीति के साथ आपकी जवाबदेही तय होती है। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपको जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। आज की भारत की राजनीति में शायद वो जवाबदेही का अभाव है, और मैं मानता हूँ कि वो जवाबदेही होनी चाहिए। जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने चाहिए। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न नहीं पूछते, उनकी जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनके विषयों में नहीं पूछते। ये लोकतंत्र को कमजोर करती है। यानी उनकी मुस्कुराहट देख देख के ही सब्र करना पड़ता है। देखिए, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, मैं जनप्रतिनिधियों की अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उन्हें भी एक व्यवस्था में काम करना है। परंतु मेरा कहना यह है कि उन्हें भी जीवंत बनाए रखने के लिए, अगर आपको अपने जनप्रतिनिधियों को जीवंत बनाए रखना है तो आपको प्रश्न पूछने होंगे। और ये हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति में तो प्रश्न पूछने की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। अर्जुन ने तो महाभारत में अगर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न ना पूछते तो गीता का ज्ञान ही प्राप्त ना होता। यानी द्वापर युग से ही चला आ रहे तो भाई, कृष्ण तो आदेश दे सकते थे जी, अर्जुन को आदेश देते कि तेरे को कुछ नहीं सोचना, तू युद्ध लड़, बाकी तो मैं तय करूंगा। परंतु उन्होंने उसकी हर शंका का समाधान किया। तो मेरा कहना है कि हमारे समाज में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रश्न पूछने से लोकतंत्र जीवंत होता है। बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन, बहुत दर्शकों ने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो मेरठ डिवीजन जो ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव है, ये चुनाव है क्या? लोगों में जो एक कन्फ्यूज़न है, कितने वर्ष का कार्यकाल है, क्या आपके अधिकार होंगे यदि आप इसमें आते हैं जी 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 और कुछ बनते हैं? हमारी तो शुभकामनाएं हैं, बाकी जैसा भाग्य तय करेगा आपका। धन्यवाद। देखिए मुकुल जी, एक्चुअली ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पहली बात तो ये है कि ये विधान परिषद के लिए होने वाला चुनाव है जी। और विधान परिषद जो है वो राज्य का उच्च सदन है। जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा है, ऐसे ही प्रदेशों के अंदर विधान परिषद की व्यवस्था है। अब ये बहुत कुछ गिने चुने राज्यों में ही, 7 राज्यों में शायद ये शेष बची है जी। और ये देखिए, ये विशेषाधिकार वोट से चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं। इस चुनाव में सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही वोट कर सकते हैं और जिन्होंने अपना वोट बनवाया है। जी जी। अच्छा, ये हर बार नया वोट रोल तैयार होता है, हर बार नया एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। वही लोग वोट देते हैं जिनका वोट बना हुआ है। और ये चुनाव उच्च सदन के लिए होता है और ये 6 वर्ष का कार्यकाल है। और इन चुनावों का एक जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है जी, अगर इसका भूगोल देखें तो बहुत बड़ा है। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर डिवीजन के 3 शहर और मेरठ कमिश्नरी के जी, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यानी लगभग 9 जिले, पूरे 9 जिले इसके अंदर है। लगभग 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है ये, जिसमें मात्र 3 लाख मतदाताओं ने अपना एनरोलमेंट कराया। 3 करोड़ में 3 करोड़, मेरा मोटा मोटा अनुमान है 3 करोड़ लोगों में से मेरा, अगर मैं राष्ट्रीय गणना के अनुसार चलूं तो 30 से 35 लाख लोग जी हैं इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। यानी कि ये तो उसका सिर्फ 10% वोटर्स ने करा है। तो ये हमारी राजनीति के प्रति उदासीनता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर आप विधान परिषद की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका जो औचित्य बताया गया कि विधान परिषद क्यों बनाई गई है, उच्च सदन का औचित्य क्या है, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधानसभा में
चाहे तो वो जनता का दबाव है या कतिपय जो अन्य कारण है, कई ऐसे विषय हैं जिन पर निष्पक्ष चिंतन नहीं हो पाता। उस निष्पक्ष चिंतन के लिए और जो जिससे कि उस निष्पक्ष चिंतन के बाद एक सही सलाह सरकार को दी जा सके, इसलिए ये ये विधान परिषद की स्थापना की गई है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो ये चुनाव है ये सलाहकार का चुनाव है, ये किसी सरकार का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से सरकार के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक पूरी तरीके से एक एडवाइजर को इलेक्ट करने का चुनाव है। तो इसीलिए हमने इसकी टैगलाइन भी ये रखी थी, ग्रेजुएट हो सर्वश्रेष्ठ चुनो, क्योंकि इसमें सरकार नहीं चुननी है आपने एक अच्छा सलाहकार भेजना है जो आपकी पीड़ाओं को बनने वाले नियमों और कानूनों में समाहित करा सके। लेकिन भैया इसमें जैसे मतदाता की संख्या बड़ी कम आ रही है, जबकि आज सोशल मीडिया है, इतनी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी काफी जागरूक कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए ये बहुत बड़ी उदासीनता है और पढ़ा लिखा वर्ग राजनीति के प्रति शायद उतना आग्रही नहीं रहा, और ये एक मैं मानता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है जब तक हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। देखिए अब जो व्यक्ति चुना जाएगा वो मुश्किल से जितने लोग वोट देंगे वो तो नहीं गिनेगा ना, वो उनके लिए उत्तरदायी हुआ। अगर यही वोटर 30 लाख होते तो 30 लाख लोगों के लिए उत्तरदायी होता। तो क्या है कि आपने उसके ऊपर जो भार है उसे घटा दिया। उसे लगता है कि मैंने छोटा सा एक निर्वाचक मंडल बनाया अपने हिसाब से और मैं चुना गया। अभी तक यही होता आ रहा है। लंबे समय से लोग इस एक इन पदों पर लंबे समय से हैं। ग्रेजुएट एमएलसी जो लास्ट ग्रेजुएट एमएलसी हैं वो लगभग 4 योजना से हैं, 24 वर्ष हो गए उन्हें। शायद हमारे क्षेत्र के बहुत कम लोग उनसे परिचित हों, उनके नाम से परिचित हों। तो ऐसा क्या है कि इससे हमने उनके जो कहना चाहिए कि उनकी आंसरेबिलिटी कम कर दी है। तो मैं समझता हूं कि अब क्योंकि समय निकल गया इसलिए इस विषय पे बहुत ज़्यादा चिंतन की बात नहीं रही, पर मैंने बहुत प्रयास किया। लेकिन आपने बहुत मेहनत करी। मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के लिए आपने एक नया मतलब ग्रेजुएट युवाओं को बताया। देखिए मैंने इस चुनाव को सिर्फ अपने व्यक्तिगत चुनाव तक सीमित नहीं रखा। मेरा एक प्रयास रहा कि मैं लोगों को इस चुनाव की महत्ता से अवगत कराऊं। मेरे से आज भी कई लोग ये कहते हैं कि आपकी वजह से हमें इस चुनाव के विषय में पता लगा, और हमारी वोट तो पहली बार बनी, हम तो 30 साल से ग्रेजुएट थे। तो मैंने प्रयास ये किया। देखिए मैं नहीं जानता मेरी राजनीति का हश्र क्या होगा, पर मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके अंदर हमारा लगातार पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब ही लोकतंत्र की महत्ता भी साबित होती है और उसकी जीवंतता भी साबित होती है। तो मेरा ये प्रयास है। मेरा वो प्रयास मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं दर्शकों को भी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि 1 दिसंबर को ये इलेक्शन है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, उसका भी हम पालन करेंगे। बिल्कुल कोई भी ऐसा सवाल यहाँ पर नहीं करेंगे हम जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। भैया एक जानकारी और करना चाहेंगे कि उद्यमी होते हुए, इतने प्रसिद्ध उद्यमी होते हुए आपने नाम कमाया, जो नाम कमाने का एक सपना होता है लोगों को, उसके बाद फिर राजनीति में कैसे? मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति जो है वो आपके जीवन के हर पहलू को टच करती है। क्योंकि नियम कानून जो भी बनेंगे वो विधानसभाओं से, लोकसभाओं से, इस सिस्टम से आएंगे ना। और सिस्टम में जो लोग पहुंचेंगे वो राजनीति के माध्यम से पहुंचेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। भाई अगर मैं चाहता हूं कि नियम कानूनों में मेरी और आपकी पीड़ा भी हो तो मुझे राजनीति करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो उसका तो कोई वही नहीं है। अगर मैं घर में बैठ के सिर्फ कंडेमिनेशन करता हूं सिस्टम की तो वो ठीक है अपनी जगह। देखते रहो, फिर देखते रहो, उसे गालियां देते रहो। आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं, आओ उसे ठीक करो। क्योंकि मेरा राजनीति करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है, और इसीलिए मैंने ये चुनाव चुना है। मैं आपको बताऊं, मेरे से कई लोगों ने कहा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये सलाहकार का चुनाव है, एडवाइजरी रोल है, और ये किसी राजनीतिक दल, किसी व्यवस्था, किसी चीज के खिलाफ नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एक बेहतर व्यक्ति वहां भेजना है जिससे कि वहां जब नियम कानून बने तो उसमें एक बेहतर चिंतन हो सके। अगर मैं उसके योग्य हूं तो ठीक है, नहीं तो जो व्यक्ति योग्य हो वो जाए। उसमें कोई बात नहीं। अच्छी बात आपने कही। मेरे को अपने लिए भी वो ये अधिकार मतदाता का है। ये मतदाता का अधिकार, वो जिसको चुने। मेरा कहना है मतदाता को बहुत चिंतनशील होकर एक सही एडवाइजर, जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, इन चीज़ों से ऊपर उठकर हमें एक अच्छा सलाहकार भेजेंगे तो हम सबका भला होगा। मेरा मानना ये है, मेरे से बेहतर व्यक्ति जाएगा तो मेरा भी भला होगा।
अच्छा सर, इस इलेक्शन में जैसे विधायक के या पालिका के जो इलेक्शन होते हैं आजकल वो मशीन से हो रहे हैं, ईवीएम से, तो ये बैलेट या हाँ, ये आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया सबसे अलग है इस चुनाव की। जी। इस चुनाव में एक्चुअली ये वरीयता वोट का चुनाव है जी। ये बैलेट से होता है। ओके। ये चुनाव बैलेट से होता है। जी। अभी ईवीएम की व्यवस्था इसमें नहीं आई है। जी। वैसे चुनाव आयोग इस पे विचार कर रहा है। जी। फिलहाल ये बैलेट से होगा। कोई एक्सपेरिमेंटल तौर पे कहीं ईवीएम की कोई ऐसी व्यवस्था बन पाई तो मैं नहीं जानता, परंतु अभी ये चुनाव बैलेट से होना है। बैलेट में आपने अपना जो वोट देना है वो अपने पसंद के प्रत्याशी के आगे एक लिख के देना है। अच्छा, संख्या एक ही लिखी जाएगी जो उन सभी मतदाता नहीं, चुनना चाहे? हाँ, जो भी आप मान लिया 20 प्रत्याशी खड़े हैं, आप 20 के 20 प्रत्याशियों को 1 से लेके 20 तक का क्रमांक दे सकते हैं, वरीयता दे सकते हैं। आपने कहा कि एक्स को मैंने 1 दिया, वाई को मैंने 2 दिया, जेड को मैंने 3 दिया। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 पर एक प्रत्याशी को जब आप 1 दे देंगे तो किसी दूसरे प्रत्याशी को दोबारा 1 नहीं दे सकते, नहीं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। विनर भी वही होगा, मतलब काउंटिंग जिसे सबसे ज्यादा 1 मिलेंगे जी, वो विनर होगा। इसमें ना काउंटिंग प्रोसेस लंबा है। पहले सबकी 1 वोट गिनी जाएंगी। जब 1 वोट गिनी जाएंगी तो जिसकी सबसे कम 1 वोट आई होंगी उसकी 2 वोट गिनी जाएंगी, सेकंड नंबर की। फिर उसके बाद वाले की गिनी जाएंगी। तो वरीयता क्रम में ऐसे अंतिम सिर्फ जो 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी होंगे उन्हें छोड़ के सबकी सेकंड वरीयता भी गिनी जाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दूसरी वरीयता की वोट भी दें। अच्छा, ये भी है, दूसरी वरीयता की वोट देना महत्वपूर्ण है जी जी। कि अगर आपका प्रत्याशी, आपको लगता है ये सबसे पसंदीदा प्रत्याशी एक्स है परंतु मुझे वाई भी पसंद है, तो आप वाई को 2 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं। और ये जो नंबर देना है आपको, ये बूथ पे अवेलेबल एक बैंगनी रंग के पेन से ही लिखना है। अच्छा, आपको अपने पेन से नहीं लिखना। पेन वहां अवेलेबल हो? यस, इनडिलाइबल इंक वाला एक पेन वहां पे होगा, उसी से आप बैलेट के ऊपर अपना नंबर डालेंगे जी। तो ये बड़ा इसमें महत्वपूर्ण है कि इसकी वोटिंग कैसे होनी है, क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव है लगभग 3,500 वोट जी, लगभग समझिए 4% वोट जी इनवैलिड हो गए थे। ओके। सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को वोट देने का तरीका समझ नहीं आया जी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अब इसका वोट बहुत सही तरीके से दें और प्रक्रिया को सही तरीके से समझें। हम इसका एक वीडियो भी जारी करेंगे अभी जल्दी ही, जिसमें पूरा वोट देने का तरीका एक एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा। जी, बहुत सारी आपने जानकारी दी और मुझे भी काफी आज पता चला कि जो एमएलसी ग्रेजुएट जो इलेक्शन है, क्या प्रक्रिया, क्या जान, दर्शकों को भी आज आपने बताया, धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों आपके पेज पर भी मैंने एक प्रश्न देखा था कि राजनीति में युवा और वरिष्ठ लोग हैं, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि युवा आगे आए। जी, देखिए, वो जो मैंने एक मुहिम चलाई थी वो मैंने सिर्फ कोरोना काल को मद्देनजर करते हुए कही थी। मेरा कोई उद्देश्य ये कहने का नहीं था कि जो बड़ी आयु के लोग हैं वो राजनीति से बाहर हो जाए। सिर्फ आज की परिस्थिति में, क्योंकि विधानसभाओं और लोकसभाओं में भी ये सदन के पीठासीन अधिकारियों से ये कहा जा रहा है, पीठासीन अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो ना आए, वो पार्टिसिपेट ना करें लाइव। तो मेरा कहना यह है कि आज की परिस्थितियों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें बेहतर ये होगा कि हम युवा लोगों को लाएं और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन्हें हम ऐसे चुनावों या ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सदन में ले जाएं जहां पे कि चुनाव को फेस ना करना पड़े। युवा आगे आए भी, युवा आगे आए और वरिष्ठ लोगों की रोल को थोड़ा सा और हम डिफाइन करें, उन्हें ऐसे रोल दिए जाए जिसमें कि उनका जनसंपर्क कम हो। मेरा सिर्फ इतना उसका औचित्य है और मैं उस पर आज भी कायम हूं। एक चीज पूछना चाहूंगा, दर्शक भी यही चाहते हैं कि युवा जब वो एजुकेशन पूरी करके आता है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बन जाएगा, वो नेता बनना क्यों नहीं चाहते? देखिए, पहली बात तो नेता बनता नहीं है, नेता एक मेरा कहना है कि एक नेचुरल ट्रेट होता है और मैं हमेशा बाई बर्थ नहीं, वो इवॉल्व होता है। लीडरशिप हमेशा वक्त के साथ इवॉल्व होती है और मैं हमेशा कहूँगा आप पहले अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कीजिए। मेरा जो अपना कन्विक्शन है वो ये है कि आप पहले अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब हों। जब तक आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब नहीं है आप राजनीति में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते।
हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि अगर एक 25 साल का युवा राजनीति में आ जाएगा, वो हो सकता है राजनीति बेहतर कर ले, पर अगर वो कार्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा, अगर उसके अपने जीवन के अपने अनुभव होंगे, तो शायद वो जब वो सीट पे पहुंचेगा तो वो समाज की और काम करने वाले लोगों की पीड़ाओं को बेहतर समझ पाएगा। यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से निकलेगा, कार्य क्षेत्र से होके जाना चाहिए, और उसे 10-20 वर्षों का अनुभव जरूर होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र का हो जी। अगर वो उस अनुभव के साथ राजनीति में जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारी राजनीति का चिंतन ज़्यादा समग्र होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, और वो कॉम्प्रिहेंसिव होने से हमारी जो नीतियां होंगी वो बेहतर होंगी। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और जितने भी हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि राजनीति की तरफ भी थोड़ा कदम बढ़ाएं। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, पर युवा, वही मैंने कहा, जब आप 10 साल 15 साल किसी कार्य क्षेत्र में काम करें, फिर उस कार्य क्षेत्र के अनुभव के साथ राजनीति में आए। एक अंतिम सवाल चलते चलते मैं पूछना चाहूंगा जी जी कि यदि आप मतदाता आपको चुनते हैं, यदि आप राजनीति में सफल हो जाते हैं, तो क्या सोच रहेगी आपकी और किस तरीके से काम करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिए, मेरा एक बहुत विश्वास है कि आज हमें व्यवस्थाओं पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, हम एक पिरामिड शेप फेडरल सिस्टम में हैं, जिसमें टॉप पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां मोदी जी एक शानदार काम कर रहे हैं नीतियां बनाने का। पर आप एक चीज़ समझिए कि इस पूरे सिस्टम का जो ब्रॉड बेस है, जो पिरामिड का नीचे का हिस्सा है, वो डिलीवरी पॉइंट है, और आज इस देश के अंदर उस डिलीवरी पॉइंट पे लीडरशिप की सबसे ज़्यादा कमी है। तो एक तो वो कमी पूरी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग जाके शायद कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, मेरा मानना यह है, नीतियां अच्छी बन रही हैं, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो जो नीचे के नेता हैं, वो कम हो पा रहा है। नीचे का नेतृत्व है, वो उन इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकता है। प्रयास हो रहा है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं कर रहे, हमारे जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जितने ज़्यादा लोग, अच्छे लोग उस व्यवस्था में होंगे, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, नगर पंचायत के माध्यम से हो, नगर पालिकाओं के माध्यम से हो, विधान परिषद के माध्यम से हो, जितना अच्छा हमारा वो एक नेतृत्व वहाँ तैयार होगा, हमारा डिलीवरी बेहतर होगी। बाकी मेरा मानना यह है कि अगर मैं चुना गया, क्योंकि मैं इस जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये गंगा और जमुना के बीच की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एग्जैक्टली सरसावा से शुरू होती है और गढ़मुक्तेश्वर पे समाप्त होती है। इसकी एक सीमा गंगा बनाती है, एक सीमा यमुना बनाती है। ये भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में एक ज़बरदस्त सामंजस्य है। जितना हम चीनी का उत्पादन करते हैं, या यहाँ खोई से बनने वाला कागज है, हर चीज़ में एक बहुत बड़ी सिनर्जी है। मेरा मानना यह है कि जो इस क्षेत्र की जो पूरा पोटेंशियल है, वो अभी पूरा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, और इसके अंदर बहुत असीम संभावनाओं का क्षेत्र है ये। अगर मैं चुना गया तो मैं इसकी उन असीम संभावनाओं पे काम करूँगा। यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार हो, खेल के क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, या जो भी यहाँ पे चीज़ों की संभावनाएं हैं, उन हर संभावनाओं पे हम काम करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों का एक जीवन शैली बेहतर हो, इस क्षेत्र का नाम बेहतर हो। क्योंकि आज अफसोस ये होता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध होने के बावजूद कहीं ना कहीं, जबकि पिछले 3 साल में योगी जी की सरकार ने हमें काफ़ी हद तक उस क्राइम कैपिटल के टैग से बाहर निकाला है, परंतु अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अगर चुना गया तो मैं उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करूंगा, इस क्षेत्र की इमेज को बेहतर करने का काम करूंगा। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई पर्सनल हॉबी, जैसे कोई संगीत या किसी से अच्छी बातें करनी, मोटिवेशन, वैसे मेरी जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग है, और मैं कितने देशों में घूम चुके हैं? लगभग 60-70 देशों को मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, और अक्रॉस द कंटिनेंट्स। मतलब मैं लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका तक हो आया हूँ, यूरोप के बहुत सारे, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ, अफ्रीका बहुत ट्रैवल किया मैंने, और सब जगह से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिला है। ट्रैवलिंग मैं समझता हूँ कि सबसे ज़िंदगी को जो सबसे रिच करता है वो ट्रैवलिंग करती है। मेरा मतलब आज की तारीख में अगर मेरी सबसे बड़ी हॉबी है वो ट्रैवलिंग है। मैं हिंदुस्तान में भी मैंने हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट
नॉर्थ ईस्ट में शायद एक आध स्टेट बचा है जिसे मैंने ट्रेवल नहीं किया, नहीं तो मैं लगभग देश के जितने राज्य हैं मैंने सारे ट्रेवल किए हुए हैं। अच्छा, आप इतने देशों में घूम के आए हैं और ट्रैवलिंग आप पे शौक है, फिर भी आपको वापस आके हिंदुस्तान तो अच्छा लगता ही होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है और इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है और इससे खूबसूरत लोग कहीं नहीं है। और जो इस जगह का एक अपना एक चार्म है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। आज हमने आपको लाइव किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और मैं भी यही कहूंगा कि अपना मत जरूर डालें। वोट डालना इंपॉर्टेंट है, वो किसे डाला गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मत, आप अपना मत अपने पसंद के प्रत्याशी को जरूर दें, परंतु इस देश में मतदान का प्रतिशत भी एक बड़ा कंसर्न है और खास तौर पे इन चुनावों में लास्ट टाइम सिर्फ 40% लोगों ने वोट डाला था। मेरी अपील है अपने शहर के लोगों से भी और इस पूरे क्षेत्र के लोगों से कि अधिक से अधिक वोट डालें, किसी को भी डालें, इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुने जो हमारे और आपके जीवन को बेहतर कर सकता हो, एक और ऐसा कैंडिडेट चुने। साथ में दर्शकों को कि कोई भी चुनाव हो, आप मत का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो बाद में आपको अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मत का प्रयोग बेशकीमती है। देखिए, वोट, मैं ये मानता हूं कि वोट से ज्यादा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है। और जिन लोगों के पास वोट की ताकत नहीं है, उन देशों में जाके पूछिए आप, वो लोकतंत्र को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे देखते हैं। वो समझते हैं कि हम पता नहीं इतने भाग्यशाली हैं और हम अपनी वोट की कीमत नहीं समझ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा और इस उम्मीद से कि आपके साथ फिर एक बहुत लंबा हाँ बिल्कुल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।